Welcome to the Reaction Tube, and today we are going to start very first lecture of CBSE class 11th chemistry, very first chapter, some basic concepts of chemistry. So let's start with a series of class 11th chemistry from today's first lecture. But before that, चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री के उन पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे इन फर्स्ट चैप्टर में, जिसका आपको यूज पूरे के पूरे सीरीज में यानी कि पूरे 11th में भी यूज करना है और 12th में भी यूज करना है। तो पहला चीज आता है मैटर। व्हाट इज मैटर, जिसको हमने क्लास 8, 9 सब में पढ़ा था रिपीटेडली। सो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव शेप एंड वॉल्यूम। अब मैटर के स्टेट्स क्या होते हैं? तो ये तीन भाई साहब आ गए हैं। पहले है सॉलिड, फिर है लिक्विड, फिर है गैस। ये तीन स्टेट होते हैं और ये स्टेट डिपेंड करता है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो किस तरीके से अरेंज है। अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वेरी क्लोज है एक दूसरे के तो वो बनाते हैं सॉलिड, जिस वजह से उनका एक शेप होता है, एक वॉल्यूम होता है। और दूसरा होता है लिक्विड, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़े से एक दूसरे से दूर होते हैं, इसलिए वे जिस भी कंटेनर में होते हैं वो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेते हैं और शेप भी ले लेते हैं। थर्ड इज गैस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, इसलिए इनका न तो कोई डेफिनेट शेप होता है न तो कोई वॉल्यूम होता है। तो ये है हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इनका हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं। इट इज नॉट अ मिस्टेक, ये एक मैटर का ही एग्जाम्पल है। खाने का चीज तो है, इट इज वेरी टेम्पटिंग आई नो, बट व्हाट इज दिस? इट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर जो काफी हम शाम के टाइम पे एंजॉय करते हैं चाय के साथ। अब अगर मैं बोलूं इसमें से आपको बादाम को निकालने के लिए, अगर मैं बोलूं कैन यू डू इट? यस, डेफिनेटली यू कैन डू इट, क्योंकि इसमें जो सारे कंपोनेंट है इस मिक्सचर के वो सेपरेबल है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पहला क्लासिफिकेशन है मिक्सचर का। अब मिक्सचर का एक फर्दर क्लासिफिकेशन है। फिर से खाने का चीज आ गया, कोई बात नहीं। पहला है चाय, गरम गरम चाय। अब चाय देखिए किस किस चीजों से बनता है, दूध, पानी, शक्कर। अब इन तीनों को बना के हम चाय बनाते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें से शक्कर हटा दीजिए आफ्टर मेकिंग द टी, कैन यू डू इट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि ये मिक्सचर तो है बट ये होमोजेनियस मिक्सचर है, जहां पे आप कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है हेट्रोजेनियस, कॉर्नफ्लेक्स और दूध। मुझे पर्सनली कॉर्नफ्लेक्स पसंद नहीं है तो मैं कॉर्नफ्लेक्स हटा के दूध पी लेती हूँ, यानी कि इसमें मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट करना पॉसिबल है। तो ये हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इवन इसको भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर भी बोल सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया मिक्सचर, और मिक्सचर के फर्दर हो गए होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। और दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया प्योर सब्सटेंस, यानी कि इसमें कोई खिचड़ी नहीं है, जो जिस चीज से बना है बस वही चीज उसमें होगा। जैसे कि टिन हुआ, सल्फर हुआ, डायमंड हुआ। टिन में सिर्फ टिन के ही एलिमेंट होंगे, टिन के ही एटम्स होंगे, टिन के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। सल्फर में सल्फर के ही होंगे, डायमंड में सिर्फ कार्बन के ही होंगे। ये हो गए प्योर। और ये जो कंपाउंड्स है, सुगर के कंपाउंड में केवल आपको सुगर के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इसमें आपको कुछ और नहीं मिलेगा। पानी, पानी अगर एक ग्लास पानी लिया आपने तो उसमें कई सारे पानी के मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन उसमें सिर्फ पानी के ही मॉलिक्यूल होंगे। अगर दूसरे मॉलिक्यूल उसके अंदर आ गए तो वो क्या हो जाएंगे? मिक्सचर। ठीक है, अब इसको अच्छे से एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। ये रहा मेरा मैटर, जो फर्दर क्लासिफाइड है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर क्लासिफाइड है एज ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस का एग्जांपल हो गया नमक वाला पानी, माउथ वाश एंड एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के एक नया एलिमेंट बनाते हैं, जैसे कि स्टील। स्टील हम तो डेली लाइफ में यूज करते हैं, बर्तन में हो या हैंडल्स वगैरह में हो। ये किससे बना होता है? ये कार्बन और आयरन से बना होता है। साथ ही साथ ट्रेसेस में निकल, क्रोमियम भी दिए रहते हैं। तो ये सारे क्या है? एलॉयज हैं। सो एलॉयज इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। इसको इजीली एक बार बनने के बाद हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं।
हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे कि सैलड हो गया, इजीली सेपरेट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंस जैसे कि एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, और कंपाउंड्स जैसे कि पानी। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें दो टाइप के एलिमेंट है, तो वो हो गए मॉलिक्यूल्स। टेबल सॉल्ट यानी NaCl, अमोनिया यानी कि NH3। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डन। आगे चलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए, हम जब केमिस्ट्री के लैब में प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सपेरिमेंट डन करेंगे, तो वहां पे काफी सारे हमें मेजरमेंट करने पड़ते हैं। तो मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? एक यूनिट चाहिए जो कि हेल्प करेगा हमें एक्सप्रेस करने के लिए, कंपेयर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? ये वो प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अब इसके लिए आपको ये दो चीज पता होनी चाहिए। पहला तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट 7 बेस यूनिट से बने होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। तो आपको इनके स्टैंडर्ड एसआई यूनिट पता होना चाहिए। जैसे टेम्परेचर का ऑलवेज केल्विन होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होगा। अब इनमें क्योंकि ये हम केमिस्ट्री का पे हमें जो भी एटम्स और आयंस का कैलकुलेशन होता है वो काफी लार्ज नंबर में होता है, तो उनके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म, जो प्रीफिक्सेस होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपका कोई नंबर है लाइक दैट 3.4 इंटू 10⁻⁻⁹, तो मैं क्या बोलूंगी? 3.4 10⁻⁻⁹ स्टैंड फॉर नैनो। अगर मीटर है तो मीटर, नैनोमीटर, नैनो सेंटीमीटर, तो लाइक दैट। तो आपको ये भी कन्वर्शंस पता होनी चाहिए। कोई आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जरूर से हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बट बिफोर दैट मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मास एंड वेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ऑल्दो केमिस्ट्री में इन दोनों के डिफरेंस को उतना फोकस नहीं किया जाता है, बट ये एनसीईआरटी में है तो हमें पता होना चाहिए। मास क्या कहता है? कंटेंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, यानी कंटेंट ऑफ मैटर इन बॉडी। और वेट क्या होता है? ग्रेविटी के वजह से, फोर्स इज इक्वल्स टू mg। तो वेट अगर एक पर्सन है, पर्सन एक्स का जो वेट अर्थ पे होगा वही वेट मून पे नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह ग्रेविटी वैरी करता है। पर्सन एक्स अगर इक्वेटर पे खड़ा है तो उसका वेट अलग होगा, पोल में खड़ा होगा तो वहां पे उसका वेट अलग होगा, बट मास उसका हर जगह सेम होगा, क्योंकि मास इज द कंटेंट ऑफ मैटर इन द बॉडी, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटी। एक तो ये चीज है। दूसरा डेंसिटी। डेंसिटी आपका मेजर होता है मास बाय वॉल्यूम। इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। बट एक चीज और आपको बोलूंगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को भी ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये भी काफी यूज होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो गए हैं। अब आते हैं फंडामेंटल लॉस। ये जो लॉज हम पढ़ेंगे इसको केमिस्ट्री के फंडामेंटल लॉज कहा जाता है, क्योंकि इसी के हेल्प से केमिस्ट्री के काफी सारे अनसुलझे सवालों को सॉल्व करने में हमें मदद मिली है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि रिएक्टेंट का जो भी मास होगा रिएक्शन से पहले वही मास होगा उसका रिएक्शन के बाद, बस और कुछ नहीं है। During the chemical reaction, atoms are neither created nor destroyed. Atoms of the reactant are just rearranged to form the product. So there is no change in the mass of the chemical reaction. Total product mass का total mass of product remain equal to the mass of reactant. अब इसको समझने के लिए इसको देखिए, हमने लिया 16 ग्राम ऑफ मीथेन और लिया, प्लस कर लेते हैं रिएक्टेंट साइड में, ये हो गया आपका 4, 6, 8, यानी कि रिएक्टेंट साइड में वेट है मेरा 80 ग्राम। अब इसको भी सम करके देख लीजिए, इधर भी आपको उतना ही मिलेगा। अब देखिए इस तरफ अगर मैं बोलूं, रिएक्टेंट साइड एक मैं ड्रॉ कर लेती हूँ और एक ले लेती हूँ मैं प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितने हैं? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, और ऑक्सीजन कितने हैं मेरे? 4।
अब प्रोडक्ट साइड में देख लीजिए, एक मिनट में से जरा कलर चेंज कर लूं सो इट विल बी ब्राइटर फॉर यू। प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितना है, इधर भी 1 है, और हाइड्रोजन एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं 2 to 4, और ऑक्सीजन कितना है, इट इज इधर 2 4। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ साइड सेम, सिर्फ क्या हुआ, शफलिंग हुआ है, रीअरेंजमेंट। इस तरफ देखिए और इस तरफ देखिए, जस्ट रीअरेंजमेंट हुआ है और दोनों तरफ का मास सेम है। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसमें क्या कहता है, पहले एक साइंटिस्ट है जो उसका नाम पता हमें होना चाहिए, दैट इज फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउड। इन्होंने कहा था आप कोई भी केमिकल कंपाउंड ले लीजिए, उसमें जो उसके एलिमेंट्स होते हैं जिस रेशियो में कंबाइन करेंगे वो फिक्स होगा, चाहे आप किसी भी सोर्स से उसको ले या किसी भी मेथड से उसको बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर पानी। पानी का एग्जांपल इज वेरी फेमस, मोस्ट ऑफ द टीचर्स यूज करते हैं। जैसे पानी आप बरसात का पानी ले लीजिए, समंदर का ले लीजिए, नदी का ले लीजिए, आप अपने नल का पानी ले लीजिए, सब पानी में जो फॉर्मूला होता है उसके एक मॉलिक्यूल का वो है H2O, यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, और ये रेशियो ऑलवेज फिक्स रहेगा। किसी भी सोर्स से आप इस पानी को लीजिए या फिर किसी भी मेथड से इस पानी को बनाइए। यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। चलिए अब आता है नेक्स्ट लॉ हमारा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है अगर 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके मोर देन 1 कंपाउंड बना रहे हैं। एग्जांपल सोचिए, जैसे कि पानी पानी वाटर बनाता है, हाइड्रोजन H2O2 हाइड्रोपेरोक्साइड भी बनाता है, तो दोनों ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, पर ये दोनों मिलके एक से ज्यादा अलग अलग रेशियो में कंबाइन करके एक से ज्यादा क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। ऐसे केस में क्या होगा, अगर हम किसी एक का मास फिक्स कर दे तो दूसरा जो बंदा होगा उनके मास के रेशियो का एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकलेगा। देखिए एग्जांपल देती हूँ, पहले ये देखिए H2O एंड H2O2, दोनों के एलिमेंट क्या क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 16 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें 16। अब देखिए हाइड्रोजन के मास दोनों ही एग्जांपल में क्या है, सेम है। एक मिनट जरा मैं चेंज कर लूं, हाँ सेम है। अब देखिए ऑक्सीजन का मास वेरी कर रहा है, अब इसका रेशियो निकालिए तो क्या होगा, 1:2। इसी तरीके से और एक एग्जांपल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों में कार्बन का मास क्या है, 12 ही है, फिक्स है। अब ऑक्सीजन का मास देखिए 16 और इसमें है 12, तो इसका हमें क्या निकालना है, रेशियो 2:1। यही तो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसी एक, अगर 2 से ज्यादा, 2 या 3, जितने भी लोग, जितने भी एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, उसमें से उस कंपाउंड के एक एलिमेंट को, हर कंपाउंड में उसके मास को फिक्स कर दीजिए, और जो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो एलिमेंट है, उनके मास का एक रेशियो निकालिए, और वो रेशियो क्या होगा, ऑलवेज होल नंबर होगा। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज गैलो-सैक्स लॉ। गैलो-सैक्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगा जब मैं गैसेस के साथ डीलिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो जब गैस कंबाइन करते हैं तो वो एक रेशियो मेंटेन करते हैं, और वो बड़ा सिंपल होता है और होल नंबर पे होता है, बस इतनी सी बात। जैसे अमोनिया बनते वक्त 1 मोल अगर हमने नाइट्रोजन का लिया तो 3 मोल हाइड्रोजन के, तो हमें तब मिलेंगे 2 मोल अमोनिया के। यानी कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन लिया तो कंप्लीट रिएक्शन होगा, और उस कंप्लीट रिएक्शन से हमें 2 मोल अमोनिया मिलेगा। तो जब तक हम कंप्लीट रिएक्शन कर रहे हैं, जहां पे हमें कंप्लीट रिएक्शन मिल रहा है, उसके लिए हम बोल रहे हैं गैलो-सैक्स लॉ। और जब वो कंबाइन करेंगे, वो अपने एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। अगर यहाँ पे 3 की जगह 4H2 डाल दिया तो उसमें से 3H2 यूज हो जाएगा और 1H2
एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बच जाएगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि तभी ये रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा। अगर हाइड्रोजन के चारों मॉलिक्यूल नाइट्रोजन से रिएक्ट कर गए तब अमोनिया नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। So this is the Gay-Lussac's law of combining volumes of gases. इसी तरीके से और एक है जो कि गैसेस पे काफी एप्लीकेबल है, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। गैलुसैक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ काफी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये कहता है कि अगर हमने सेम टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm, ये होता है रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पे अगर हमने दो गैसेस लिए जिनके वॉल्यूम्स इक्वल है तो फिर उनमें चाहे गैसेस कोई भी हो, ये गैस मान लीजिए X है, ये गैस मान लीजिए Y है, बट दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे, या फिर मैं कहूँ दोनों के मोल नंबर सेम होंगे। सो दिस इज द एवोगैड्रोस लॉ। तो ये हो गए हमारे जितने भी लॉस थे। जैसे कि एक पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, हीलियम और सारे गैसेस है, हमने गुब्बारे में भर दिया, अलग अलग गैसेस है और सबके हमने एक फिक्स्ड वॉल्यूम लिया और सबको हमने रूम टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पे रखा। तो सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ helium will be equal to number of molecules of oxygen will be equal to the number of molecules of water will be equal to the number of molecules of ammonia. सारे में number of molecules क्या होंगे, equal होंगे। So this is very important law. तो ये हो गए हमारे सारे के सारे लॉ। अब इन लॉ को एक बार से समझते हैं अच्छे से न्यूमेरिकल्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, how much oxygen will add with 36 gram carbon to give 132 gram carbon dioxide assuming complete combustion of carbon। तो इसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, इसमें है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया और हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हमने कितना लिया, 36 ग्राम, ऑक्सीजन हमसे पूछा है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बना है 132 ग्राम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, रिएक्टेंट का जो भी मास होगा वही प्रोडक्ट का होगा, तो बस निकल जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा, CO2 के जो भी मास है उससे माइनस कर दीजिए कार्बन का, 132 माइनस 36 यानी कि 96 ग्राम। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। दूसरा प्रॉब्लम है 1.375 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज reduced by hydrogen and 1.092 ग्राम कॉपर वाज obtained। यानी कि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करके उसको रिड्यूस करवा के हमें कॉपर मिला, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने कॉपर लिया 1.78 ग्राम और उसको डिसॉल्व कर दिया नाइट्रिक एसिड में, तो हमें मिल रहा है कॉपर नाइट्रेट, जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में जब उसे इग्नाइट करते हैं। तो वेट ऑफ द कॉपर ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है वो है 1.476 ग्राम। अब हमको प्रूफ करना है क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। चलिए चेक आउट करते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो एक्सपेरिमेंट वन में क्या था कि हमने कॉपर लिया था, पहले कितना लिया था, कॉपर ऑक्साइड लिया था 1.375 ग्राम, फिर इससे हमें कॉपर मिला हाइड्रोजन से रिड्यूस करवा के, जब हमने CuO को हाइड्रोजन से रिड्यूस करवाया तो कॉपर मिला हमें 1.098 ग्राम। अब इसमें से ऑक्सीजन को भी निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इसको इससे माइनस कर देंगे तो 0.277 ग्राम। तो ये हो गया मेरा एक्सपेरिमेंट 1। दूसरा एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 में हमने क्या लिया था, कॉपर लिया था इनिशियली 1.179 ग्राम, फिर उसको हमने क्या किया था, HNO3 में डाइल्यूट किया था और हमें कॉपर नाइट्रेट मिला। कॉपर नाइट्रेट को इग्नाइट करने से हमें क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कितना मिला, 1.476 ग्राम। तो यहाँ से भी ऑक्सीजन निकल जाएगा, इससे इसको माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन हो गया 0.297 ग्राम।
अब आप दोनों का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, that is 0.277 divided by this total weight of the total compound 1.375 into 100 which is approximately equal to 21.45%. इधर भी हम ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेते हैं, that will be 0.297 divided by this मेरा कंपाउंड जो है that is 1.476 into 100 और ये भी अप्रोक्सीमेटली मेरा 20% मिल जाएगा। क्या ये प्रूफ नहीं कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का? देखिए ऑक्सीजन को इस कंपाउंड में, इस एक्सपेरिमेंट में भी CuO में कितना है 20% और दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी जब हमें CuO मिला वहां पर भी ऑक्सीजन क्या है ऑलमोस्ट 20%। सो कहीं से भी आपको कॉपर ऑक्साइड मिले उसमें ऑक्सीजन और कॉपर का जो कंबाइनिंग रेशियो होगा वो फिक्स होगा, यही तो कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole of vanadium oxide contains 5 mole of oxygen atom as it is clear from its formula। चलो हमें दिख तो रहा है कि 5 मोल ऑक्सीजन है 1 मोल वेनेडियम ऑक्साइड में, आपको बताना है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय वेट वेनेडियम ऑक्साइड में कितना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वेनेडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने मोल्स है 5, ओके 5 मोल्स है। तो पहले हम निकाल लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ V2O5। देखिए एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं, यहाँ पे वेनेडियम का आपको दे दिया है एटॉमिक मास इनटू 2 जो भी इसका बेस में वैल्यू होगा 2 into 50.9 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 5, तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो आ जाएगा 181.8 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना वेरी इजी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन कितना है इसमें 16 into 5 डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का मास कितना है 181.8 into 100, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.4%। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड। ओके, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके 2 कंपाउंड बना रहे हैं जहां पे कार्बन कंटेंट एक कंपाउंड में है 42.9% और कार्बन कंटेंट दूसरे में है 27.3%। हमें बताना है क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करता है। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या था कि जब एक या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके कई सारे कंपाउंड बनाते हैं तो उन कंपाउंड में एक बंदे को फिक्स कर दो और बाकी बंदे के जो मास होते हैं उनका निकाल दो रेशियो, और वो भी होल नंबर पे। बस यहाँ पर भी हमें वही करना है। इसको देख लेते हैं, पहले एक चार्ट बना लेते हैं, कार्बन फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन पहला केस है, पहले केस में कार्बन मेरा दिया हुआ था 42.9% और दूसरे केस में कार्बन दिया हुआ था 27.3%। तो आउट ऑफ 100 मेरा कार्बन अगर इतना है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 100 से माइनस करेंगे तो 57.1% और दूसरे केस में होगा 72.7%। अब देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या था, एक बंदे का मास हमें फिक्स करना था। यहाँ पे ना तो मास फिक्स है ना तो हमें मास दिया हुआ है, परसेंटेज की कहानी सारी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक का मास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे दिखाती हूँ। Let us assume compound mass भी 100 ग्राम, 100 ग्राम एज्यूम कर लेते हैं। अगर 100 ग्राम का है तो फर्स्ट केस में कार्बन कितना है, इन फर्स्ट केस, ओके फर्स्ट केस का निकाल रहे हैं। फर्स्ट केस में मास ऑफ कार्बन कितना है 42.9 ग्राम एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 57.1 ग्राम। अब लगाते हैं यूनिटरी मेथड।
अगर हमने लिया 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन तो ये कितने ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा? 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। तो 1 ग्राम ऑफ अगर कार्बन लिया तो ये कितने ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा? 57.1 डिवाइडेड बाय 42.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कितना हो जाएगा? 1.33 ग्राम। ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब लेते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। वहां पर भी अज्यूम कर लेते हैं कि कंपाउंड का मास कितना है? 100 ग्राम। तो फिर कार्बन का मास कितना है? मास ऑफ कार्बन 27.3 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 72.7 ग्राम। यहाँ पर भी यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यूनिटरी मेथड तो बचपन में पढ़े ही है 6-7 में। तो यूनिटरी मेथड से क्या होगा? 27.3 ग्राम ऑफ कार्बन combined with 72.7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो फिर 1 ग्राम ऑफ कार्बन कितने से कंबाइन करेगा? 1 ग्राम ऑफ कार्बन कितने से कंबाइन करेगा? 72.7 डिवाइडेड बाय 27.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको निकालेंगे तो आएगा 2.66 ग्राम। हो गया ना हमारा एक फिक्स। फर्स्ट केस में भी कार्बन को 1 ग्राम कर दिया, दूसरे केस में भी कार्बन को 1 ग्राम कर दिया। अब ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 1.33 ग्राम एंड 2.66 ग्राम का रेशियो, वो भी होल नंबर पे, तो आ जाएगा 1:2। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक होमवर्क ले लीजिए आप सबके लिए। ये भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए है, तो इसको सॉल्व कीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब बाय संघमित्रा चक्रवर्ती।